सर के शुरुआती पत्रकारिता सफ़र के बारे में जानने के बाद, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, उनके इसी 4 दशक की जो पत्रकारिता है उसी में। और सर, एक सवाल ये कि पत्रकारिता अब पक्षकारिता कैसे बन गई है? या कैसे बनती जा रही है? देखिए पत्रकारिता को लेके सवाल जो है जी पहले भी लोगों के मन में रहते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है जी, तो उठने ज़्यादा शुरू हो गए हैं। पहली बात तो ये पक्षकारिता का दौर तो अब जैसे हम बोलते हैं आज़ादी का आंदोलन एक मिशन था, जनदिन जो है, लेकिन वो भी तो एक पक्ष था ना आज़ादी का, अंग्रेजों के खिलाफ जो है खड़े हुए थे। तो वो इस तरह से भारत के पक्ष को ही तो रख रहे थे। पक्षकारिता शब्द अब उनके लिए अपन कहेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी, मगनलाल चतुर्वेदी पक्षकारिता करते थे। वो दिन नहीं। अब तय संदर्भों में हम अभी थोड़ा देर से आए हैं, तो आपको मैं सफरनामे की बता रहा था कि राजेंद्र माथुर जी ने कहा कि जब तक सरकारी क्षेत्र में दूरदर्शन है, तब तक प्रिंट मीडिया को कोई खतरा नहीं। जब निजी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आएगा तो फिर समस्या शुरू होगी, असली चुनौती शुरू होगी। लेकिन जब शुरू में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, तो उसने प्रिंट मीडिया को फॉलो किया। यानी प्रिंट मीडिया की खबरों को उठाकर और उससे उन्होंने अपनी खबरें विजुअल्स के रूप में बनानी पड़ेगी, क्योंकि प्रिंट पढ़ने का है, इलेक्ट्रॉनिक में विजुअल्स का है। लोगों को दिखा लियो विजुअल, ये दो सारी चीज़ होती है। तो दर्शकों को किया तो उनने फिर वो एक बाइट कल्चर चल गया कि बाइट भी लेके आओ संबंधित की। अपन फ़ोन करके पहले प्रिंट मीडिया में पक्ष ले लेते थे कि आप क्या कहना है इस खबर के बारे में? जी, ठीक है। एक चीज़ और थी कि हम लोग को पढ़ाया गया था कि समाचार और माने न्यूज़ और प्रोपेगेंडा इसके बीच में अंतर करना आना चाहिए पत्रकार को, कि क्या वाक़ई न्यूज़ है और क्या प्रोपेगेंडा है, व्हाट इज़ बीइंग प्रोपेगेटेड। जैसे कि आज आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खास तौर से कि कभी कोई बहुत चुभने वाली चीज़ होती है, कड़वे सवाल होते हैं, कड़वी बातें होती हैं, तो नेता अक्सर बाइट देने से बचता है, वो हाथ हिला दे, वो बंद करके आपने देखा होगा, काँच बंद कर लिया उसने, नहीं यार। लेकिन अगर उसका खुद का कुछ स्वार्थ है, तो वो आपको बुला के जो है, अपना आप वाइट वो मतलब वो वाइट बाइट देता है। तो मतलब वो जो चीज़ प्रोपेगेंडा जो करना चाहता है, उसके प्रोपेगेशन के लिए तो वो आपको बुला रहा है। लेकिन अब आपको खबर देने या उस खबर से संबंधित पक्ष को बताने के लिए आपकी बात नहीं आ रहा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो है, जो निजीकरण हुआ जी, उसके बाद भी ये चीज़ तेज हुई। आज भी लोग जो दूरदर्शन देखते हैं, कई दर्शक ऐसे हैं जो दूरदर्शन की सीधी-सादी साफ-सुथरी खबरों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हालाँकि टीआरपी ना निजी इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनलों की ज़्यादा बची है और ना सरकारी उसकी। आपको मैं बताऊँ कि 4 दशक के पहले जब वो आपातकाल का दौर था और सब सारी चीज़ें, तो लोगों को सरकारी माध्यमों से मिलने वाली खबरों पर या अखबार की बात करें तो अखबार की खबर पर इतना भरोसा नहीं होता था, तो वो बीबीसी रेडियो सुनते थे। जी। क्योंकि एक वर्ग ऐसा भी है भारत में जो नकारात्मकता को ज़्यादा स्वीकार करता है, सकारात्मकता की तरफ ध्यान नहीं। तो उसको लगता है कि नहीं जो बीबीसी दे रहा है वो ही सही दे रहा है। जबकि ऐसा नहीं है कि बीबीसी एक मिथ बन गया है। एक मिथ बन गया था कि बीबीसी जो है खुदा है, ऐसा ऐसा नहीं है। ना पत्रकार खुदा है, जो पत्रकार जानता है। मैं तो अपने पत्रकारिता के शुरुआती 2-3-4 साल में ही जान गया था कि आई शुड ऑलवेज बी सब्जेक्टेड टू करेक्शन। मैं अपने आप को सुधार के लिए तैयार रखना चाहिए, क्योंकि जो मैं लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ, वो सच भी हो सकता है, आधा सच भी हो सकता है, अर्ध सत्य भी हो सकता है, पूर्ण असत्य भी हो सकता है, पूर्ण सत्य भी हो सकता है। तो हमें करेक्शन के मोड में रहना चाहिए। न्यूट्रलाइज़ रहना हाँ, चाहिए। आज जैसे जो नेता सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो नेता ज़्यादा सक्सेसफुल हैं जिन कोर्स ऑफ करेक्शन में भरोसा करते हैं। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर नरेंद्र मोदी का ही मैं आपको उदाहरण दूँ कि इन्हें नोटबंदी का एक बहुत ही आत्मघाती और बड़ा देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से अच्छा फैसला नहीं था वो ये। माने वो खुद भी एक आपको पता है एक कार्यक्रम में रो दिए कि 50 दिन में ऐसा नहीं हो तो
लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को कोर्स ऑफ करेक्शन करते हुए करीब 64 नोटबंदी की प्रक्रिया के दौरान 64 बार संशोधन किए। इस तरह जब वो जीएसटी लेकर आए, जिसके लिए मुख्यमंत्री रहते हुए वो विरोध करते थे, और जब वो जीएसटी आया तो वो बहुत हड़बड़ी में लाया गया, लोगों ने बहुत आलोचना की। लेकिन वो उनकी एक आध चीज़ है कि जो मन में आ गया और ये सही है तो उसको हमें करना है, फिर उसको जस्टिफाई करना कैसा है या करेक्शन करना कैसा है ये करते रहे। आज नोट जीएसटी में 565 से भी ज़्यादा करेक्शन हो चुके हैं, और वो हर जीएसटी काउंसिल में कोई ना कोई नया स्लेब जुड़ जा, मैंने स्लेब में कोई चीज़ नहीं आ जाती है, कोई बाहर हो जाती है, कोई बड़े स्लेब में चली जाती है। तो ये चीज़ें निरंतरता चलती रहती हैं। बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या हुआ, जो मैंने आपसे कहा ना कि पहले प्रिंट मीडिया पर डिपेंड था, फिर दूसरा दौर ऐसा आया कि प्रिंट मीडिया जो है, जब दबाव बहुत पड़ने लगा सरकारों का अखबारों पर, तो उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलने वाली खबरों को अब प्रिंट मीडिया में लेना शुरू कर दी। और जो संपादक नाम की जो संस्थान हुआ करते थे, उन संपादकों की जगहों पर कुछ अपवाद स्वरूप संपादक बचे हैं। बाकी सब जो है ना वो पेज मास्टर हो गए, पेज लगाने का और पेज को सुपरवाइज करने का हो गया। और जो चैनल पे खबर चल रही है, मतलब मेरे हिसाब से वो चैनल पे चल रही हुई खबर को आप जो है छापते हैं, तो वो तो एक मरी हुई खबर है, एक खबर चल चुकी है उसको मरी। आप हाँ, हमने जैसे दोपहर में तो जो अपना खड़ा किया, मैं आपको आगे बताऊंगा, तो हमने इसी कॉन्सेप्ट से किया कि खबर के पीछे की खबर क्या है, क्योंकि खबर छप रही है, लेकिन खबर के पीछे की खबर क्या थी और खबर के आगे क्या खबर होगी। तो कुछ आप नयापन लाइए चीज़ों को। दर्शक सिर्फ एक खबर से संतुष्ट नहीं होना चाहेगा, वो पूछता है, कह रहा है इसके पीछे है क्या, और उसे सूचना क्या उस कुछ ना क्या। जैसे मसलन अभी ताज़ा उदाहरण अहमदाबाद प्लेन क्रैश का, भले ही उसको 2 महीना हुए हैं, लेकिन लोग जो है अभी भी उत्सुक है जानने के उत्सुक लिए हैं क्या कि भैया वो उसके पीछे क्या है, कैसे वो दोनों इंजन कैसे अचानक हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, स्विच ऑफ किया गया है उनको, क्या ऑटोमेटिक हुआ, ऑटोमेटिक हो नहीं सकते वो, है ना। बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट पर भी बात होते हैं। और एक स्पेशलाइजेशन जर्नलिज्म का भी दौर शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉनिक ये बात भी हुआ और उसमें भी हुआ। लेकिन कहते हैं पत्रकारों के बारे में कहा जाता है, ही इज ए मास्टर ऑफ नन पर जैक ऑफ ऑल। ये कहावत है ना कि मास्टर किसी के नहीं, लेकिन वो बैसाखी हर चीज के बन जाते। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यस। तो एक अच्छे जर्नलिस्ट को बनने के लिए एक चीज जरूर देखना चाहिए कि जब वो किसी चीज की जानकारी कम रखता है, तो उसको उसके विषय के विशेषज्ञ के पास में बैठना चाहिए और एक विद्यार्थी भाव से उससे सुनना समझना चाहिए, ताकि फिर वो मास्टर की तरह लिख सके। फिर वो जैक ऑफ ऑल वाली स्थिति नहीं रहेगी, मास्टर ऑफ नन वाली स्थिति में रहेगी। तो ये जो सिलसिला जो चलते 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 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी फिर संदेह के घेरे में आने लगा। और फिर सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के आने के बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने सोशल मीडिया को फॉलो करना शुरू कर दिया। जब से प्रिंट को पहले इलेक्ट्रॉनिक ने किया, इलेक्ट्रॉनिक को फिर प्रिंट ने किया, फिर सोशल मीडिया है, तो दोनों सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं। ये दिखाने ये खबर जो सोशल मीडिया पे चल रही है फेक है या क्या है, अब हम आपको फैक्ट फाइल बता दें। तो भाई ये कहाँ से किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, घट रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया तो बेसिकली अब तो वो हर पार्टी के अपने सोशल मीडिया है, हर कोई पक्ष के, तो वो पूरी आपने जो कहा ना पत्रकारिता है कि पक्षकारिता है, कई पत्रकार बड़े जो अच्छे नाम ओहदे वाले पत्रकार थे, वो भी पक्षकारिता करने लगे। कोई जो है लुटियंस दिल्ली की जो एलीट लेफ्ट आइडियोलॉजी के साथ में हो गया, कई फॉरेन फंडेड एजेंसियों के लिए काम करने लगा, है ना। और उसने जो जो नेशनलिज्म की जर्नलिज्म राष्ट्रवाद की पत्रकारिता करने लगे, उनको जो है मोदी मीडिया कहने लगे, मैंने मोदी का गोदी मीडिया जी। तो दूसरा शब्द भी कर गया, मतलब मैंने ही गढ़ा, मैंने कहा ये लोधी मीडिया भी है। इब्राहिम लोधी जब यहाँ पर भारत में हमला करने आए थे, वो आज ने अंग्रेजों के जमाने लुटियन जोन्स हुआ, और वो लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग जो कि वो चाय काफ़ी
मुहावरे से करते हुए बैठते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जब पक्ष की बात निकली तो हर पर्सपेक्टिव, हर नैरेटिव के अपना एक न्यूज़ चैनल हो गया, राइट? वो हाँ, नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जैसे मैं फिर राजेंद्र माथुर जी की तरफ लौटूँगा, आलोक मेहता जी की तरफ लौटूँगा कि आइडियोलॉजिकली देखिए, कह नहीं सकते कि आप कौन विचारधारा के, जी, और हर आदमी जो वामपंथ की विचारधारा के लिए स्वतंत्र है और दक्षिणपंथ की विचारधारा के लिए भी स्वतंत्र है और मध्य मार्गी सोच के लिए भी स्वतंत्र है। क्योंकि किसी वक्त में जब भारत में जब सरकार बनी, अ, अपनी देशी सरकार बनी भारत में, तो जो कांग्रेस पार्टी का जो मूल पिंड था, वो वामपंथ, दक्षिणपंथ और मध्य मार्ग की उस पे ही खड़ा हुआ था। धीरे धीरे उन्हें दक्षिणपंथियों को एक तरफ अलग करना शुरू किया, तो जनसंघ बढ़ते बढ़ते भारतीय जनता पार्टी होते हुए आज सबसे बड़ी विश्व की पार्टी कहलाने लगी। और कांग्रेस ने जो है दक्षिणपंथियों को साथ में छांटते छांटते मध्य मार्गियों को भी छांट दिया। तो वो मैंने राहुल गांधी के आते आते ये हुआ कि वो टोटल वामपंथी पार्टी हुई, वो वामपंथी पार्टी हो गई। इस वामपंथ को इस देश ने नहीं बल्कि विश्व के कई देश नकार रहे हैं। जी। आज भारत में केरल में सरकार है वामपंथ की बच्ची कुची, तो वो भी दूसरे दलों के गठबंधन पर टिकी हुई है। तो ऐसी विचारधारा, आइडियोलॉजी जिसको कि जनमानस में एक्सेप्टेड नहीं है, उसकी बुनियाद पर चल के आप कैसे क्या करेंगे? तो अब आप इसको, इसकी बात कोई कहे, आप उसको गोदी मीडिया बोलने लगो, या तो ये गलत है। और आप सिर्फ वामपंथ की बात करते रहो, देश के खिलाफ बात करते रहो, मोदी के खिलाफ बात करते रहो, सत्ता के खिलाफ बात करते रहो, तो आप जो है ना प्रोग्रेसिव मीडिया हो, मतलब लुटियंस के लोधी मीडिया हो। ये तो बदलाव जो हुए हैं, तो सोशल मीडिया ने, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने फास्ट तो किया खबरों को और तेजी से फैलाया। क्योंकि आज एक छोटे से गांव में कोई घटना होती है, आपको तुरंत सूचना मिल जाती। हमने जब पत्रकारिता शुरू की थी, जब प्रिंट मीडिया में, तो हम जो है वो लैंडलाइन कौन ढूंढा कर देता है। जब क्राइम रिपोर्टिंग, कोर्ट रिपोर्टिंग से शुरुआत की, तो कि कहीं क्या घटना हुई, तो किसी थाने में जाके फ़ोन लगा रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस से लगा रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल गए तो फ़ोन लग, कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं। आसान नहीं था, है ना? फिर बाद में वो पेजर का एक ज़माना आया, छोड़ा के पीस कॉल में, तो वो कोई कहीं से भी फ़ोन से उसको लगा लेता था। फिर मोबाइल क्रांति हुई, तो टेक्नोलॉजी के साथ में चीज़ों में बदलाव आता गया। अब आप देखिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, उसका जो रेवेन्यू था, जो शुरू में जो न्यूज़ चैनल्स का हुआ करता था, उसका 86% रेवेन्यू जो है, वो एंटरटेनमेंट चैनल्स के पास चला गया। तो मजबूरन जो जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूज़ चैनल बोलते हैं, वो इंफोटेनमेंट चैनल बन गए हैं। माने इन्फॉर्मेशन भी है और और एंटरटेनमेंट, वो सास वो खबर भी चला रहे हैं, वो सास बहू साजिश और फिल्मों और सबकी चीजें भी दे रहे हैं। क्रिकेट, क्राइम, सिनेमा, ये जो है इनके मेन विषय बन। सूचना और मनोरंजन जो है वो आपस में आके। फिर एक शब्द आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कि आज हम किस पे खेलें, जी। या दूसरा एक आया किस पे खेलें, तो उनने फिर क्या हुआ, एक खबर का एक कतरा पकड़ लिया, तो उसको ही खींचते चले जा रहा हूँ। चार आदमियों को बैठा दिया, उनको कोई उतनी स्टडी करके बहुत हार्डली, जैसे वो सुधांशु त्रिवेदी जैसे वो लोग हैं, कई संबित पात्रा जैसे लोग हैं, या कांग्रेस के भी कुछ प्रवक्ता हैं, प्रियंका चतुर्वेदी, कुछ तैयारी करके आते हैं। आगे सब आके बस सुन भी अपना वो समाजवादी पार्टी और पार्टी के लोग प्रवक्ता बैठ के कुछ भी चक चक करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो इसलिए उनकी व्यूअरशिप घट गई। और सोशल मीडिया पे आ गई, और कोरोना के बाद खास तौर से लोग जो है वो टीवी से शिफ्ट होके मोबाइल पर आ गए। जी। और मोबाइल पर आए तो यूट्यूब का प्रचलन बढ़ गया। बिल्कुल। आज हम आज अब सब जो है किसी न्यूज़ चैनल के लिए इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। आज हम एक यूट्यूब चैनल के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि पिछले 9 सालों में दोपहर मेट्रो जो है वो एक यूट्यूब चैनल रहा है और सर ने स्वतंत्र रूप से इस चैनल को चलाया है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक हैंडल
सर आज भी बहुत अपडेटेड वे में पत्रकारिता कर रहे हैं और विशेषकर जैसा सर ने कहा कि ये चीज़ें जो है इनका प्रचलन कोविड के बाद से बहुत बढ़ गया है। तो सर ने ये चीज़ आज से लगभग 9 साल पहले ही शुरू कर दी थी। देखिए, मैं जब दोपहर मेट्रो अखबार लेके आया था, तो मैं जी, तो कोई मेरे पास में ना तो कोई मैंने 50 साल की उम्र में ही तय किया था कि बड़े अखबारों में काम नहीं करेंगे। जी, क्योंकि वो धन्ना सेठ के लोग जो है ना, वो पत्रकारों से पत्रकारिता के इतर ज़्यादा काम कराते हैं, पत्रकारिता करो तो पॉलिसी की बात करने लगते हैं। तो एक अपनी स्वतंत्र राय रखने की जो आपकी जो जिद है, जुनून है, क्योंकि हमने तो पत्रकारिता को पैशन के रूप में अपनाया था ना। बिल और जब आपका पैशन जो अगर आपका प्रोफ़ेशन बन जाए तो उससे अच्छी बात कोई चीज़ होती नहीं है। तो मैंने उसको भी ज़िंदा रखने के लिए दोपहर मेट्रो अखबार शुरू किया और जब हमने ये भाँपा कि अब आने वाला समय जो है डिजिटल का है, तो मैंने उसको डिजिटली सर्कुलेट करना शुरू कर दिया था कोरोना के पहले से ही। तब कई प्रिंट मीडिया के हमारे साथी जो है मज़ाक उड़ाते थे कि आप जो है जो है फ्री में अखबार पढ़ा रहे हैं। हमने कहा आप फ़ॉरेन ज़रा देखिए, वहाँ पे सब जो है अखबार जो है वो सड़कों पे स्ट्रीट के किनारे स्टैंड्स पे लगे रहते हैं, लोग उठा के देखते हैं, पढ़ते हैं। क्योंकि उसका जो रेवेन्यू का मॉडल जो है वो सर्कुलेशन रह ही नहीं गया। जी, सर्कुलेशन का मॉडल जो है वो तो अब एड बेस्ड है आपका, बिल ठीक है? या जो प्राइवेट है कि पत्रकारिता करते हैं, यानी कि स्पॉन्सर्ड जर्नलिज्म भी होने लगी। एडवर्टाइज़मेंट जैसे कि चुनाव आयोग को भी मैं दोषी मानता हूँ इस चीज़ के लिए, कि चुनाव आयोग ने कहा कि अब ये मतलब कितना विसंगतिपूर्ण वो है कि आप कोई पार्टी विज्ञापन जारी करती है, तो वो प्रत्याशी के खर्चे में नहीं जुड़ेगा। लेकिन प्रत्याशी अगर वो जो है विज्ञापन देता है तो उसके खर्चे में जुड़ जाएगा। तो ये क्या विडंबनापूर्ण चीज़ है। उससे फिर क्या हुआ, उससे जो है कि एडवर्टाइज़मेंट और खबर इनके बीच का एक नया वर्ड इजाद हो गया। जैसा मैंने इंफोटेनमेंट कहा था, एंटरटेनमेंट न्यूज़ चैनल को जो उसमें कि वो एडवर्टाइज़मेंट चालू हो गया। एडवर्टोरियल यानी उसमें एडवर्टाइज़मेंट है और लेकिन एडिटोरियल के कंटेंट के साथ में वो मतलब वो फ्री खबर नहीं है। मतलब ये कह सकता हूँ पत्रकारिता का व्यवसायीकरण जो है वो व्यवसायीकरण बुरा नहीं है, व्यवसायीकरण तो अच्छा था, क्योंकि मिशन के बाद में तो प्रोफेशन मुझ में आना ही था। कोई भी आदमी घाट कहाँ से कोई पेड़ से तो पैसा नहीं उगता ना। सही बात। तो प्रोफेशनली चीज़ें करना, वो एथिक्स के साथ में करना, वो उसमें गलत नहीं है। उसका जो कमर्शियलाइज़ेशन हुआ, वाणिज्यिकीकरण, व्यापारीकरण जो उसका हुआ, वो जो है, उसने जो है पत्रकारिता की साख को आघात पहुँचाया, देश की साख को आघात पहुँचाया। खुद अपने अखबार के ब्रांड, न्यूज़ चैनल के ब्रांड, ये सब इनकी अपनी इन्होंने जो है पैसे के फेर में अपनी साख बेच दी। ओके। सर के यात्रा से हमने जाना पत्रकारिता का कैसे बदलाव हुआ और जैसे-जैसे कम्युनिकेशन बेहतर होता गया, बेहतर होने के साथ-साथ न्यूज़ में कहीं न कहीं ऑथेंटिसिटी में थोड़ा-सा अंतर आया, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत फ़ास्ट हो गया। और ये भी जाना कि कैसे मोबाइल और सोशल मीडिया के आने से पत्रकारिता का टेक्नोलॉजी के साथ-साथ लोकतांत्रिकरण हुआ। और मुझे लगता है कि सर ने काफ़ी सारे ऐसे प्रेरणादायक चीज़ें भी बताई कि पत्रकारिता श्री राजेंद्र माथुर जी के ज़माने से गणेश शंकर विद्यार्थी जी की बात हुई, जब से शुरू हुई तब से लेके आज तक काफ़ी सारे बदलाव हुए। मैं आपने गणेश शंकर विद्यार्थी जी का नाम दिया, मैं बताऊँ, एक हमारे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर मित्र हैं। जी, वो एक दिन ना हमसे बोलने लगे कि वो जो है पत्रकार तो जो है गणेश शंकर विद्यार्थी जैसा होना चाहिए था। अब गणेश शंकर विद्यार्थी जी जो है जिस वक़्त एक प्रताप निकाला करते थे, 500-700 कॉपी उनकी छपती थी जी, और उनको जो है जमनालाल बजाज, घनश्याम बिरला जैसे लोग, क्योंकि सरकार के साथ भी चलते थे लेकिन वो चाहते थे कि जो आज़ादी की मशाल उठाए हुए पत्रकार हैं उनको भी मदद की जाए। उनका कोई इसमें ये इंटेंशन नहीं होता था कि वो सरकार से हमारा कोई काम करा देंगे। आज के दौर में दूसरी चीज़ है, वो कहता है कि ये जो है पत्रकार हमें और भी काम करा के दे इस पीछे। तो एक तो ये दूसरा जो डिजिटल की जो बात कह रहा था मैं, कि डिजिटल फोरम से इतनी फास्ट हुई खबरों का प्रसारण, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या यूट्यूब से हो या फेसबुक से हो या व्हाट्सएप से हो या इंस्टाग्राम और बहुत सारी चीज़ें जो है
अब वो छोटी-छोटी सी रील बनने लगी हैं, वो नए यंग लड़कों के हिसाब से। लेकिन आज भी पाठक, मतलब मैं कह रहा था ना कि आप विचारधारा से वामपंथी, दक्षिणपंथी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको जब एक जर्नलिस्ट के रूप में काम करते हैं, तो आपको प्रो पीपल, माने पाठक को सामने रख के पत्रकारिता करना चाहिए कि पाठक की नीड क्या है, उसकी भूख क्या है, वो क्या चाहता है, जी, उसको आपको शांत करना है। और डिजिटली जो है, अब आप देखिए फिजिकल कॉपी आप जब पहुंचाते हैं, वो हाकर आपको 2 घंटे में लेके पहुंचता है, 5 मिनट के अंदर तो यूके, यूएस, दुबई सब जगह जो है डिजिटल फोरम से खबर खबर पहुंच जाती है। बिल्कुल। अब हमारे कई मित्र रिश्तेदार हैं जो विदेशों में हैं, वो अपने वहाँ के मित्रों को सबको उनके ग्रुप में डाल देते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि हम जिस मध्य प्रदेश से आके बैठ के अमेरिका में बैठे हैं या यूके में बैठे हैं या दुबई में बैठे हैं, तो हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, वो भी चीज़ें हो जाती हैं। तो चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, बुरी भी हुई हैं। और चूँकि एक बात है, जब हम 91 में जो वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट पे ये देश बना था, जब हमने इसको उस पे लिया, पूंजीवाद को, जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का जो दौर है, आर्थिक उदारीकरण का, वो एक्चुअली पूंजीवाद के ऊपर लिपटा हुआ रैपर था एक, ओके। अंततः पूंजीवाद था। तब आपको बहुत अच्छा लगता था कि ली की चीज़ जो है वो 1800 रुपये में बिकती है, वो 600 रुपये में मिल रही है, फला टीवी इतना सस्ता मिल रहा है। लेकिन अब वो उस पूंजीवाद की विद्रुपता की आ गई, और आज राजनीतिक दलों के लिए वो पूंजीवाद इतना हो गया है, क्योंकि पूंजीवाद में सत्ता का अधिष्ठाता जो है पूंजीपति होता है, नेता नहीं होता है। एक बात मेरी को गौर से समझने की है कि पूंजीवाद में सत्ता का अधिष्ठाता पूंजीपति होता है, ना कि नेता होता है। आज अगर जो है राहुल गांधी हर अपने भाषण में अडानी अंबानी की बात करते हैं, कल को कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी भी जो फॉरेन मल्टीनेशनल है, वो जो इंडिया में लेके आएंगे, उनकी बात चलने लगेगी। बिल्कुल। तो अब मतलब आप कहें कि वो स्पॉन्सर्स की बात। राष्ट्रवाद और सारी चीज़ों को बात कहें, तो वो इसी पे हो गया कि फॉरेन मल्टीनेशनल, भाजपा जो है फॉरेन इंडियन मल्टीनेशनल्स को बढ़ावा देती है, कांग्रेस जो है फॉरेन मल्टीनेशनल्स को बढ़ावा देती है। तो ये सारी चीज़ें चर्चाएं हैं, चलती रहेंगी, बदलता दौर है। अब क्या है, लोगों के पास में सिर्फ एक अखबार ही साधन नहीं है, एक चैनल ही साधन नहीं है, उसके पास में खबरें पाने के बहुत साधन हो गए। बीबीसी अब कोई उतना नहीं देता जितना कि पहले बीबीसी की तरफ दौड़ता था। अ, बहुत सारे जो वरिष्ठ लोग हैं, वो बुजुर्ग लोग हैं, इस बात को बताएंगे कि आप वो उसको नहीं देखते हैं। अब वो सीएनएन भी ट्राई करते हैं, जिनको अगर कोई बहुत ज़्यादा रुचि होती है, अल जजीरा पे भी चले जाते हैं सुन चैनल को देखने के लिए। अगर उनको लगता है कि हिंदी, जिनको लगता है कि हिंदी चैनलों की विश्वसनीयता खतरे में है, तो वो वहाँ भी जाते हैं। तो ये सब दौर चलता रहेगा, लेकिन अब ये व्यक्ति पर निर्भर है जर्नलिस्ट को कि वो किस तरह से अपने पाठकों के प्रति प्रतिबद्धता को बनाए रखे, अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखे। और दो रोटी की भूख जो है, वो एक बड़े आदमी को भी, एक आम आदमी को भी, पत्रकार को भी। हर आदमी सोचता है कि साहब वो जो है वो गणेश शंकर विद्यार्थी बन जाए। आज की तारीख में जो जिस तरह के नियम कायदे डीएवीपी और सरकारों ने लगा रखे हैं विज्ञापन देने के और उसके, अगर आज की तारीख में माखनलाल चतुर्वेदी या गणेश विद्यार्थी जैसे पत्रकार होते, तो वो या तो सुसाइड कर लेते या अखबार बंद कर देते। बस। तो मैंने आप समझ गए कि वो उनके उनको उसको कुछ है ही नहीं इस चीज़ की। यानी आपको बताएं कि कोई डीएपी जो अखबार अप्रूव करता है, तो उसमें एक नंबरिंग होती है कि आपके पास प्रिंटिंग प्रेस है कि नहीं, ये एजेंसी है कि नहीं, प्रेस काउंसिल का सर्टिफिकेट है। लेकिन ये नहीं है उसमें कि उसने पत्रकारिता का कोई डिग्री कोर्स किया है, मास कम्युनिकेशन में कोई फील्ड पे काम किया, कोई अनुभव है। ये नहीं है, इसके कोई नंबर नहीं है। जी, यानी कोई भी धन्ना सेठ आपने वो चला दी, जैसे कि आज एनडीटी की अडानी जी का हो गया। बीच में पहले अंबानी जी ने भी कोशिश की थी कि हम उसको उतरें, लेकिन वो साख नहीं बना पाया। आज हम देखते हैं अपने आसपास जो अपने खुद के अपने ब्रांड नेम जो हैं उनके धंधों के, उद्योग धंधों के, उन ब्रांड नेम के नाम से अखबार चला रहे हैं, तो उनकी साख कभी नहीं बन पाई पाठकों के बीच।
और ना बन पाएगी, क्योंकि पाठक भी आज का बहुत जागरूक है, समझदार है, और क्योंकि उसके पास में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत सारे हैं। तो कोई आप सोचे कि आपने जो लिख दिया और वही सब कुछ चीज़ हो गया, तो वो नहीं है। आप अगर इस दुनिया में जी रहे हैं, तो ये आपका ये सुदूरबुद्ध की सोच है कि आप जाते मुन्नी को जो है रेत में धंसा लिया है, और आप सोच रहे हैं हमें कोई नहीं देख रहा है, आपको सब देख रहा है। और ये थे हमारे साथ राजेश सिरोठिया जी, जिनने नैतिक पत्रकारिता के ऊपर एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू आज हमारे साथ किया और एक संदेशा दिया कि हमारे, या फिर मैं कहूँ इस दुनिया के जितने भी लोग हैं, सब पत्रकार हैं और सभी के पास ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जा रही है ड्यू टू सोशल मीडिया। तो ज़रूरी ये है कि बीइंग अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हम ये ध्यान रखें कि हम अपने दर्शकों को, अपने पाठकों को क्या परोस रहे हैं। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।